थोड़ा रंगीला लग रहा होगा, है ना? पार्टी। अच्छा, ये हॉट पिंक कलर है। तुम्हारा बेटा लंबा चलेगा, तुम्हें अब अगर कलर का ध्यान है। ध्यान से सुनिए, बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। ये चैप्टर आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, स्टिल आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। कोशिश ज्यादा लिखने की मत करिएगा। हाँ, एक रफ पेज और कॉपी निकाल के जरूर रखिए, क्योंकि थोड़ी पेन तो चलवाऊंगा ही। अच्छा, ये पीपीटी जो है ना, आप देखोगे कोटा के कोई भी टीचर सेम पीपीटी फॉलो करते हैं, ठीक है ना? ये साइबर कैफे में एक ही बनी है, सब लोग यही फॉलो करते हैं, मतलब कंटेंट सबका सेम होने वाला है। हम भी वही वाला कॉपी किए, तो ये कोटा में यही चलता है। कोटा कौन बैठेगा बनवाएगा, सारा एनसीईआरटी कवर है यहाँ पे। तो चलो भाई, बायोमोलिक्यूल हम स्टार्ट करते हैं। बायो, हाँ, प्रोबेबली आज लास्ट क्लास है, प्रोबेबली। पीओसी के लिए कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, और पार्टी भी। पार्टी वार्टी तो यार बाद में होती रहेगी, छोटी मोटी पार्टीज में करता नहीं। छोटी मोटी पार्टीज में क्या विश्वास रखते हो आप भी यार? क्या खाना है तुम्हें? पिज्जा खाना है? आप निर्भर बनिए, खुद जाइए, खुद पे करिए, खुद खाइए। चलिए भाई, बायोमोलिक्यूल चैप्टर देखिए बोर्ड पे, मैं आपको एक एक करके समझाते चलता हूं, और पूरा एनसीईआरटी इसमें टाइप हुआ पड़ा है, ठीक है? सबसे पहले कल मैंने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो CX और H2O के फॉर्म में बन जाए, कोई भी कंपाउंड। पहले तो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने से पहले भाई, बायोमोलिक्यूल में ये टॉपिक्स हैं, ठीक है? 70% टॉपिक आपका यहीं से आएगा, 70% यहां से ही आता है। ये है बेटा आपके पास 10%, ये दोनों मिला के 10%, ये दोनों मिला के 10%। तो जो तुम मरे जा रहे हो विटामिन के लिए, वो 5% ही है, ठीक है? आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट फोकस करते हैं। शांत शांत। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? रुक जाओ, शांत, पढ़ लो, देखो ध्यान से, एक बार और दिखाएं, मजा आ रहा है तुमको इसमें, देखो ध्यान से। बहुत बढ़िया। तो ऐसा ऐसा मान के आए हो क्या कि आज लास्ट क्लास मना ही देना है? आज पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है, और ये हर हर लेक्चर में मिलेगा, हर कोटा वाले लेक्चर में मिलेगा, आप टेंशन ना लो इसको। चलो यहां आओ, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन सुन लो। कोई भी कंपाउंड दुनिया में, जो कंपाउंड CXH2O होल Y बन सकता है, CXH2O होल Y बन सकता है, कोई भी कंपाउंड, वो कार्बोहाइड्रेट बोला जाएगा। कोई भी कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में ढाला जा सकता है, उसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाएगा। लेकिन ये बहुत पुराना डेफिनेशन था, फेल हो गया, बहुत बुरी तरह फेल हुआ। क्यों फेल हुआ देखिए बोर्ड पे। जैसे ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। ये आपका C6H2O होल 6 में, C6H2O होल 6 अब इस टाइप में फॉर्मुलेट हो पा रहा है, ठीक है? तो एक ऐसा फॉर्मूला जो इसमें फॉर्मुलेट हो पा रहा है, क्या उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे? लेकिन जैसे जैसे आगे डिस्कवरी हुआ, एक कंपाउंड ऐसा भी था, इसके बारे में आपने सुना होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी इस फॉर्मूले में आ सकता है। आप देखो, C2H2O होल ट्वाइस, एसिटिक एसिड भी फॉर्म, लेकिन एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली रैमोज के बारे में, रैमनोज के बारे में देखो, तो रैमनोज इस फॉर्मूले में नहीं आता है, बट कार्बोहाइड्रेट है। तो आप देखोगे, ग्लूकोज इस फॉर्मूले में आ रहा है और कार्बोहाइड्रेट है। एसिटिक एसिड फॉर्मूले में आ रहा है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रैमनोज इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है बट कार्बोहाइड्रेट भी है।
तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला बना है कार्बोहाइड्रेट का, दिस इज फेल। ये जो फेल, वो बहुत बकवास फॉर्मूला है, फेलियर है ये। ठीक है, तो इसके 3 एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। नाम और फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एग्जाम में सीधा रैमनोज लिखेगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें याद ही करना है फॉर्मूला आपको। अच्छा, तो जब ये थ्योरी फेल हुआ कि CxH2O होल Y वाले को हम कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल पाएंगे, तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और फिर उन्होंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट हम उनको बोलेंगे जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। पहले पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपके सामने 1 2 3 4 5 कार्बन हमने बना दिया, दिख रहा है 5 कार्बन फिशर में। पॉलीहाइड्रोक्सी आप बना दो, यहां पे भी बना दो, चलो। तो पॉलीहाइड्रोक्सी बना दिया, OH यहां पे लगा दिया, OH। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ, OH ग्रुप। तो क्या यहां पे आपको दिखा कि इस कंपाउंड में पॉलीहाइड्रोक्सी है, और पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ मान लीजिए यहां एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, बाकी जगह H लगा दो। ठीक है, बाकी जगह आप H लगा दो। तो क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? क्या पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड भी है? तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। साइंटिस्ट ने बोला कि ये फॉर्मूला बकवास है, क्योंकि इस फॉर्मूले में फेल भी हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक्चुअल क्या डेफिनेशन होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, तो वैसा कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी हो, मल्टीपल OH ग्रुप हो, और साथ में ही एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ हो, या कीटोन। एल्डिहाइड भी लग सकता है या कीटोन लग सकता है। तो देखो मैं कीटोन के लिए बना रहा हूं, कीटोन के लिए मैं बना रहा हूं C डबल बॉन्ड O। कीटोन में तो दोनों तरफ आपको कार्बन चाहिए। मान लीजिए यहां पे HOH लगा दिया, मान लीजिए यहां पे OH लगा दिया, या HOH लगा दिया, यहां पे CH2OH लगा दिया। क्या इसमें भी पॉलीहाइड्रोक्सी है और क्या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है? तो जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन यहां से निकल के आता है कि वैसे कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी हो, यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप हो, साथ में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, दोनों को ही कंबाइनली क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। या फिर ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद ये प्रोड्यूस कर दे, या फिर ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस में आप पढ़ते हो ना, HOH ऐड होता है, तो HOH ऐड होकर ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ऐसा कंपाउंड जो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो, या हाइड्रोलिसिस के बाद ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोड्यूस कर दे, उसको क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन 2014 में पूछा गया है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, या वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बना पाए। क्या ये डब्बे में वही डेफिनेशन पूरा लिखा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट को केमिस्ट्री में, इसको बायो में कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, केमिस्ट्री में सैकराइड बोलते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को या कीटोन को, इसको बायोमोलिक्यूल बायो में बोलते हो, इसको सॉरी कार्बोहाइड्रेट बायो में बोलते हो, बट केमिस्ट्री में इसका नाम क्या हो जाता है, सैकराइड। नाम ही है बस, कार्बोहाइड्रेट वहां है, यहां सैकराइड है। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट होता है, उसको शुगर बोलते हैं। वैसा कार्बोहाइड्रेट है ना, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आगे जाके पढ़ने वाले हैं, उन कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट, उनको क्या बोला जाता है, शुगर। अब यहां पे एक चार्ट बना है सैकराइड्स का। इस चार्ट में आप देखोगे पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, मोनोसैकराइड। सैकराइड का मतलब क्या समझाया, सैकराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीसैकराइड का मतलब, सैकराइड का मतलब बस इतना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, और पॉली का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे। मतलब आप सुनो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन मल्टीपल इसके साथ ज्वाइंट होंगे। आप ऐसा एज्यूम कर लो, पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हालांकि उससे ये डेफिनेशन बनता नहीं है। इससे डेफिनेशन कैसा बनता है, वैसा सैकराइड जो हाइड्रोलिसिस के बाद सैकड़ों की संख्या में कार्बोहाइड्रेट बनाए, वैसा सैकराइड जो हाइड्रोलिसिस के बाद हंड्रेड्स के नंबर में कार्बोहाइड्रेट जनरेट करे। व्हाट इज पॉलीसैकराइड, वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद हंड्रेड्स के नंबर में आपको क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो मान लो एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस कराए
और इस टाइप का 100 मॉलिक्यूल तैयार हो जा रहा है, उसको क्या बोल देंगे? पॉलीसेकेराइड। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद 8 से 10 इस टाइप का कंपाउंड बना दे, उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड। यहां पे 100 मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट जनरेट करता है हाइड्रोलिसिस पे, ये 8 से 10 मॉलिक्यूल जनरेट करता है, और ये जनरेट ही नहीं करता, इसका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता। तीनों में डिफरेंस समझिए, तीनों है आपका कार्बोहाइड्रेट ही। सेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड का मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद बहुत सारे सेकेराइड दे देगा, वो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट दे देगा। ओलिगोसेकेराइड का मतलब केवल 8 से 10, उसका नंबर कम हो गया। और मोनोसेकेराइड देगा ही नहीं, इसकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है मोनोसेकेराइड के। और आपको मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तीनों पढ़ना है। यहां से यह पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है, क्या वो मोनोसेकेराइड है? क्योंकि ये फर्दर नहीं टूटेगा, ये टूटेगा 100 के नंबर में, ये टूटेगा 8 से 10 के नंबर में, ये टूटेगा ही नहीं। तो क्या ये मैं लिख दूं कि मोनोसेकेराइड के बारे में कि ये बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है? दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये फर्दर आपको नहीं टूटता है, ये 8 से 10 मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, और ये 100 के ऊपर या 100 के आसपास में ब्रेक होता है। 100 से 125 मॉलिक्यूल वहां से जनरेट होता है। तो डेफिनेशन पार्ट पहले दिमाग में क्लियर रखो। डेफिनेशन पार्ट में बहुत पहले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला वैसा कंपाउंड जो CxH2O होल Y में बनता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो इस फॉर्मूले में बनेगा उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। बट ये फेल हो गया। रीजन, ये तो बन पा रहा था और कार्बोहाइड्रेट है, ये बन रहा है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ये नहीं बन रहा है बट कार्बोहाइड्रेट है। तो आप देखो इस फॉर्मूले से कोई इस पे असर नहीं पड़ रहा है, फॉर्मूला फेलियर है, फॉर्मूला फेल हो गया। ग्लूकोज फॉलो करेगा, एसिटिक एसिड बिना कार्बोहाइड्रेट के फॉलो कर जाएगा, रैमनोज कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ये फॉर्मूला फेल हुआ। उसके बाद डेफिनेशन एक्चुअल आया। एक्चुअल डेफिनेशन में बोला गया कार्बोहाइड्रेट वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कार्बन। तो क्या देखो भाई, ये कायरल कार्बन है, ये देखो कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि कायरल कार्बन होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिसमें पॉली एल्कोहल ग्रुप हो। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब पॉली एल्कोहल ग्रुप हो। दिख रहा है पॉली एल्कोहल ग्रुप, दिख रहा है पॉली एल्कोहल ग्रुप हर जगह। तो वैसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो, पॉली एल्कोहल ग्रुप हो यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी, और या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो या तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो। तो देखो पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड आ गया, तब भी कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ ये दिख रहा है कीटोन आ गया, तब भी आपके पास दिस इज कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्या बोल दिया गया? दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड बोलते हैं। सिंपल है, केमिस्ट्री का नाम है सैकराइड। बायो में आप बोलेगे उसको कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री में आप इसको बोलोगे सैकराइड। और जो स्वीट टेस्ट का होता है उसको सुगर बोलोगे। वैसा सैकराइड जो स्वीट इन टेस्ट, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट, उसको क्या बोलेंगे? सुगर। अब इसके 3 पार्ट हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके का होता है, सैकराइड 3 तरीके का होगा, पॉलीसैकराइड, ओलिगो, मोनो। पॉलीसैकराइड का मतलब जो हाइड्रोलिसिस के बाद 100 या उसके आसपास का कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करे। पॉलीसैकराइड जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद 100 मॉलिक्यूल के आसपास कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस करे, उसको पॉलीसैकराइड। वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद 8 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करे, या 8 से 10 मॉलिक्यूल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस करे, ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। इसका मतलब पता चल गया कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या है? मोनोसैकराइड। ये फर्दर नहीं टूटेगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, बट ये नहीं टूटेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, मोनोसैकराइड। अब डेफिनेशन पढ़ो मोनोसैकराइड का, फटाफट पढ़ लो एक बार मन में जल्दी से। क्या यही पढ़ा है आपने? मोनोसैकराइड में आपने यही तो पढ़ा कि ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, ये नहीं टूटता है। तो देखो यही लिखा हुआ है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट, सैकराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है सिंपलर यूनिट में। डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इन सिंपलर यूनिट। ठीक है, और किसमें नहीं टूटता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूटता है वो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसैकराइड। अब मोनोसैकराइड 2 तरीके का होता है। अगर मोनोसैकराइड में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसको क्या बोलोगे? एल्डोस। अगर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, कीटोस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बनाया था, क्या ये आपके सामने मोनोसैकराइड है क्योंकि ये फर्दर नहीं टूट रहा है? क्या ये भी मोनोसैकराइड है क्योंकि ये फर्दर नहीं टूट रहा है?
अब ये नहीं टूट रहा है तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। क्या बोलोगे? एल्डोस। तो ये जो आपके सामने आया, दिस इज एल्डोस। अगर ये आपके सामने कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, क्या बोलोगे? कीटोस। तो आपके सामने बस दो चीजें हैं, एल्डोस और कीटोस। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को ओज फंक्शनल ग्रुप से जानते हैं। आप सबका फंक्शनल ग्रुप जानते हो। अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, कीटोन को ओन बोलते हैं, एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ओज बोलते हैं, OSE। समझ में आया? तो देखो यहां पे एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट है ओज, एल्डोज। कीटोन वाला है कीटोज। तो बेसिकली यहां पे ओज टर्म यूज होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एल्डो ट्रायोज। एग्जाम्पल समझना, एल्डो ट्रायोज। ओज का मतलब समझ गए होंगे क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट। एल्डो का मतलब समझ में आ गया होगा क्या होगा? यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप। और ट्राई का मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिनोट कर रहा है। ट्राई का मतलब कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अब बोर्ड पर देखो, इसके नाम में ही सब कुछ क्लियर है। 3 कार्बन आपको बना लेना है, ठीक बात है। एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आएगा, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आया। और क्या हमने पढ़ा है? पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो क्या बाकी बच्चे पे OH OH लगा दोगे? 3 कार्बन होना चाहिए, एक में एल्डिहाइड। और क्या हमने पढ़ा है? पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो बाकी बच्चे हर जगह पे क्या करोगे? OH OH लगा दोगे। तो ये जो बना, इसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। आपने आइसोमेरिज्म चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। अब एक काम करते, इसी का फिशर बनाते हैं। 3 कार्बन था, 3 कार्बन को आपने ड्रॉ कर लिया। ये देखो पहला कार्बन, ये देखो दूसरा कार्बन, ये देखो तीसरा कार्बन। 3 कार्बन ड्रॉ कर लिया। पहले वाले पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। दूसरे वाले पे H और OH दिख रहा है, आपकी मर्जी बना दो। तीसरे वाले पे क्या? CH2OH दिख रहा है, तीसरे वाले पे CH2OH। बस उसको फिशर में बनाया है। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर OH या NH2 राइट साइड में हो, क्या बोलते हैं? D, कैपिटल D। OH या NH2 लेफ्ट साइड में हो तो क्या बोलते हैं? L। तो देखो, ग्लिसरल्डिहाइड इसका नाम है। अगर राइट साइड में OH है तो क्या बोलेंगे? D ग्लिसरल्डिहाइड। लेफ्ट साइड में है तो क्या बोलेंगे? L ग्लिसरल्डिहाइड। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? देखो OH के सामने OH आ रहा है, OH के सामने OH आ रहा है, मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है और काइरल कार्बन है तो क्या इसको एनेंटियोमर बोलते हैं? तो मिरर इमेज भी है और देखो काइरल कार्बन भी है, तो क्या इसको एनेंटियोमर बोला जाएगा? तो डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड क्या है? ये मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इनेंटियोमर, मोनोसैकेराइड इनेंटियोमर, डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड। अब देखो, क्या ये एल्डोस का पार्ट है या कीटोज का पार्ट है? एल्डोस। भाई ये एल्डोस का पार्ट है ना, इसीलिए इसका नाम है एल्डो ट्रायोस। अब एल्डो टेट्राओस बनाते हैं, शांत। एल्डो टेट्राओस बनाते हैं। एल्डो टेट्राओस में क्या एल्डिहाइड ग्रुप आएगा? टेट्रा का मतलब 4 कार्बन आ जाएगा, और ओज का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। आइए, एल्डो ट्राइओज में कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक एग्जांपल पहले करो। एल्डो, चलो ट्राइओज के बाद टेट्राओस। एल्डो टेट्राओस, टेट्राओस आएगा इसमें। हाँ, अब देखिए बोर्ड पे, एल्डो का मतलब क्या हुआ? क्या एल्डिहाइड ग्रुप समझ में आ रहा है? एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, ओज का मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, और टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 4। टेट्रा का मतलब आपके पास कितना हो गया? 4 कार्बन। तो ऑल्डो टेट्रोज या टेट्राओज दोनों चलता है। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको एल्डो बना रहा हूं। एल्डो का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड। टेट्रा का मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन। ठीक बात है? तो एल्डो आ गया है, बाकी हर जगह हमें क्या लगाना है? OH OH। बाकी हर कार्बन पे क्या लगाना है? OH OH। तो हर कार्बन पे OH लगा दिया। रिमेनिंग वैलेंसी पे क्या लगाना है? H। तो बन गया एल्डो टेट्रोस। लेकिन इसके बारे में हमने बताया था, थ्रियो एरिथ्रियो पढ़ाया था क्या? थ्रियो एरिथ्रियो में बताया था क्या? OT से अपोजिट साइड को एरिथ्रियो, सेम साइड को थ्रियो। OT से गधों, अपोजिट साइड को थ्रियो, सेम साइड को एरिथ्रियो। बढ़िया। अब देखो यहां पे, क्या ये सेम साइड है OH OH? क्या सेम साइड है तो एरिथ्रो बोलते हैं? क्या ये एल्डोज है तो एरिथ्रोज बोलेंगे इसको। सिमिलरली जब इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या डी का एल हो जाएगा? डी का एल हो जाएगा। यहां पे आओ, क्या अपोजिट साइड आएंगे तो थ्रियोज बोलेंगे, जब इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो एल थ्रियोज आ जाएगा। मिरर इमेज है तो इनेंशियोमर होगा, ये इनेंशियोमर होगा। आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, अब उसका एप्लीकेशन देख रहे हो। फिर से देखो बोर्ड पे, आपने डेफिनेशन पार्ट तक क्लियर कर लिया था। डेफिनेशन पार्ट के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं मोनोसैकेराइड पढ़ाने आया। मोनोसैकेराइड का मतलब
ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, इसके आगे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। मोनोसेक्राइड मतलब मोनो मतलब वन सेक्राइड यानी कि एक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब अगर उस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोज बोलोगे, कीटोन ग्रुप है, कीटोज बोलोगे, बेसिकली ओज फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें। अब आइए, एल्डो ट्राइओज मिनिमम सबसे छोटा 3 कार्बन का बनेगा, एल्डो ट्राइओज यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा सबसे पहले, एल्डिहाइड ग्रुप, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ट्राइओज का मतलब 3 कार्बन थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन। तो एल्डिहाइड आपने रख दिया है, बाकी कार्बन पे क्या करना है, OH OH, और रिमेनिंग वैलेंसी H से डिनोट कर दो। इसी को आपने क्या किया, फिशर बना दिया यहां पे। तो फिशर बनाओगे तो OH राइट हैंड साइड में है, D आ जाएगा। इसका मिरर इमेज बनाओगे, L आ जाएगा। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो एल्डो ट्राइओज का नाम क्या है, पूछा हुआ सवाल है। एल्डो ट्राइओज का नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या ये दोनों आपस में इनएंशियोमर है? हाँ, दे आर इनएंशियोमर। जैसे यहां पे आओ, एल्डो ट्राइओज के बाद अब हम एक कार्बन बढ़ा रहे हैं, क्या बन रहा है, ऑल्डो टेट्रोज या टेट्राओज। टेट्रोज भी बोलो टेट्रोज भी बोलो, एक ही बात है। तो एल्डो का मतलब क्या, एक एल्डिहाइड ग्रुप आएगा सबसे ऊपर, एक एल्डिहाइड ग्रुप सबसे ऊपर। टेट्रा का मतलब क्या, 4 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन आ गया। तो एक जगह एल्डिहाइड आ गया, तो बाकी क्या कार्बन पे क्या लगाओगे, OH OH, तो OH OH OH, रिमेनिंग वैलेंसी को H। अब देखो दोनों OH सेम साइड हैं, तो क्या इसको एरिथ्रो बोला जाता है, दिस इज एरिथ्रोज। अगर दोनों OH को अपोजिट साइड लगा दो तो क्या बन जाएगा, थ्रियोस। बढ़िया। इसका अगर मैं मिरर इमेज लूं तो क्या OH के सामने OH आ जाएगा? क्या यहां राइट हैंड साइड में है तो D बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है तो L बोलेंगे। D and L आर इनएंशियोमर। सिमिलरली यहां देखो, ये कैसे डिसाइड किया कि D है कि L है? क्या सबसे लास्ट कायरल कार्बन देखते हो, सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन देखते हो? सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन में राइट हैंड साइड है D, सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन में लेफ्ट हैंड साइड में है L। तो थ्रियोज एरिथ्रियोज, ये क्या है, टेट्रोज। क्या पेंटोज भी बना सकते हो? सबसे पहले एल्डिहाइड बनाओगे, बाकी कार्बन पे OH OH। आइए, ये देखो, ये नीट 2016 का पार्ट है, आइएगा ध्यान से। एल्डोपेंटोज बनाओ। सबसे पहले देखो बोर्ड पे, क्या एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड सबसे ऊपर, एक, बाकी के 4 कार्बन बचेंगे, तो चारों कार्बन पे आप क्या लगा दोगे, OH OH OH, और रिमेनिंग वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करोगे, H H H। तो जो एल्डोपेंटोज होगा उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, डी राइबोज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डी राइबोज। क्यों बोल रहे हैं, लास्ट कायरल कार्बन कहां है, राइट हैंड साइड। अगर इसका मिरर इमेज बनाना चाहो, मान लो इसका मिरर इमेज बनाता हूं मैं, तो मिरर इमेज में क्या सारे अपोजिट हो जाएंगे? तो OH के सामने OH, इस वाले OH के सामने OH, इस वाले OH के सामने OH। क्या यहां पे CH2OH जाएगा? ठीक है। फाइनली क्या ये CHO है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इसका क्या नाम हो जाएगा, क्या L राइबोज हो जाएगा? डी राइबोज का मिरर इमेज L राइबोज हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या इनएंशियोमर कहलाएंगे, ये दोनों आपस में इनएंशियोमर कहलाएंगे। अब वहां आ जाओ, डी राइबोज आपने पढ़ लिया, अरेबिनोज किसको बोलते हैं? तो डी राइबोज में ही चेंज करो पहले कायरल कार्बन पे, डी राइबोज में पहले कायरल कार्बन को बदल डालो, अरेबिनोज हो जाता है। ठीक है। आप ऐसे याद रखो, अरेबिनोज में A आ रहा है, A कौन सा अल्फाबेट है, पहला, कहां चेंज होगा, पहला। डी अरेबिनोज में पहला कायरल कार्बन चेंज होगा, किसका, रिबोज का। डी रिबोज का जब आप पहला कायरल कार्बन चेंज कर दोगे, डी अरेबिनोज बन जाएगा। ठीक है। डी अरेबिनोज का स्ट्रक्चर भी IIT में पूछा गया है, नीट में नहीं पूछा गया है। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, तो इसमें ज्यादातर चीजें याद करने वाली हैं, अरेबिनोज, राइबोज, एल्डोट्राइओज, एल्डोटेट्रोज, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, थ्रियोज, एरिथ्रियोज। तो ये चैप्टर को 2-3 बार लिख लेना, इन कॉपी 2-3 बार रफ में लिख लेना, तब जाके ये याद होगा। अब ये एल्डोपेंटोज के बाद क्या एल्डोहेक्सोज भी बनता है? एल्डोहेक्सोज का मतलब एल्डिहाइड आएगा और 6 कार्बन वाले होंगे। तो देखो एल्डोहेक्सोज बनाते हैं, यहां पे आओ, एल्डोहेक्सोज। ये जो एल्डोहेक्सोज बना, अभी इधर भूल जाओ, ये जो एल्डोहेक्सोज बना उस पे देखो, क्या पहले कार्बन कार्बन पे एल्डिहाइड आ रहा है? क्या यहां पे दूसरा तीसरा पे OH OH डाल दे रहे हो? तो देखो बाकी के 6 कार्बन है, OH OH डाल दिया। बस ध्यान ये रखना है कि ऊपर से जो तीसरा कार्बन है वो अपोजिट बिहेवियर शो करता है।
एल्डोहेक्सोज में जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन शोज अपोजिट बिहेवियर। थर्ड कार्बन में आपको अपोजिट बिहेवियर डालना है। तो अब देखो थर्ड कार्बन में बाकी सब राइट हैं, बट ऊपर से तीसरा कार्बन में क्या अपोजिट बिहेवियर आ गया। ठीक है, तो ये जो बनता है इसी को बोला जाता है बेटा ग्लूकोज। ये जो एल्डोहेक्सोज है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। एल्डोट्राइओज को क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल्डोटेट्रोज को क्या बोलते हैं, थ्रियोज एरिथ्रियोज। एल्डोपेंटोज को क्या बोलते हैं, राइबोज एरेबिनोज। एल्डोहेक्सोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। आया। अब एल्डोहेक्सोज में बस ये ध्यान रखना है कि तीसरा कार्बन अपोजिट बिहेवियर शो करेगा। हेक्सोज है ना, हेक्स का मतलब कितना होता है, 6, उसका आधा करोगे 3। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक बना के याद रखना है। हेक्सोज में 3 पे कार्बन चेंज होता है, बाकी सब राइट में, 3 वाला लेफ्ट में। तो ये जो एल्डोहेक्सोज का स्ट्रक्चर बना ये क्या है, ग्लूकोज। अच्छा, लास्ट काइरल कार्बन लेफ्ट में है कि राइट में है, राइट में आएगा तो क्या डी बोलेंगे, डी ग्लूकोज। इसी का मिरर इमेज पकड़ो, मिरर इमेज पकड़ोगे तो क्या ये एल ग्लूकोज आ गया, बिल्कुल सही बात है। दिस इज पॉइजनस, दिस इज पॉइजनस इन नेचर। इसीलिए बेटा आपको ग्लूकोन डी पिलाया जाता है, ग्लूकोन एल जहर होता है। समझ में आया, ग्लूकोन डी और ग्लूकोन एल का फर्क यही है। पता लगे वो कंपनी वाले कभी डी की जगह एल डाल दिए तो बस 19-20 का फर्क बचेगा फिर, है ना। तो देख लीजिए ग्लूकोन डी, इसी को आपको आप पी सकते हैं। दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट है ना भाई, आपके बॉडी में कार्ब्स का मात्रा बढ़ाएगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा। चलिए इधर देखिए बोर्ड पे, ये दोनों क्या आपस में इनएंशोमर है, क्योंकि मिरर इमेज होंगे। तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज इनएंशोमर है आपस में। तो एल्डोट्राइओज ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोज थ्रियोज एरिथ्रियोज, पेंटोज एरेबिनोज और राइबोज, हेक्सोज ग्लूकोज। हेक्सोज में बस याद रखना है, हेक्स का मतलब 6 होता है, आधा करोगे 3, 3 पे अपोजिट बिहेवियर। ठीक है, 3 पे अपोजिट बिहेवियर। अब देखोगे तो इसको ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है डेक्सट्रोज। क्यों भाई, क्योंकि ग्लूकोज जब हम इस पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट से पास करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिहेवियर शो करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए बेटा इसको क्या नाम दे दिया गया, डेक्स्ट्रोज। ठीक है, अगर आप सर्च किए हो कभी तो ग्लूकोन डी के बजाय डेक्स्ट्रॉन भी आने लगा है, इफ यू हैव हर्ड। नहीं तो कंपनी ने उसका दूसरा नाम रख दिया है। ठीक है, पहले वाले ने ग्लूकोन रख दिया तो दूसरे ने डेक्स्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, तो दोनों आता है मार्केट में। चलिए, तो दोनों बोल सकते हो, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी बोल सकते हो, बिकॉज इट इज ऑप्टिकली रोटेशन कैसा है उसका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखो जरा एपीमर, अगला टॉपिक आता है एपीमर। मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड में ध्यान से रखिए आज घर जाके, एल्डोट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, सबका स्ट्रक्चर खुद बनाना, सबका नाम खुद लिखना, क्या डी है क्या एल है खुद लिखोगे। जब खुद लिखोगे तब क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मास्टर कितना ही भौंक के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसके बाद आपके पास आता है एपीमर। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड में, क्या ये इनएंशोमर पढ़ रहे थे, ट्राइओज में भी, टेट्रोज में भी, पेंटोज में भी, हेक्सोज में भी क्या इनएंशोमर थे। एपीमर बेसिकली डाइस्टीरियोमर होते हैं। एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर जो केवल एक कार्बन पे चेंज होता है। एपीमर आर डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर मतलब मिरर इमेज नहीं है, डाइस्टीरियोमर मतलब मिरर इमेज नहीं है। तो एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर जो केवल एक कार्बन पे चेंज होता है। अब बोर्ड पे देखो, इस पे बहुत सवाल आया है। एपीमर पता नहीं क्यों एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत सवाल आया है। बीच वाले स्ट्रक्चर पे थोड़ा गौर से देखो, क्या ये डी ग्लूकोज है। बीच वाला स्ट्रक्चर पे गौर से देखो, क्या ये डी ग्लूकोज है। भाई 6 कार्बन है, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, क्या तीसरे कार्बन पे केवल वैलेंसी बदला हुआ है। ठीक है, इसका नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या ये डी ग्लूकोज दिख रहा है आपको। अब डी ग्लूकोज में मिरर इमेज ले लोगे पूरा पूरा तो क्या एल ग्लूकोज बन जाता, वो क्या था, मोनोसैकेराइड। लेकिन अब मैं इसका डाइस्टीरियोमर बना रहा हूं, मतलब मिरर इमेज नहीं बना रहा। अब मैं केवल क्या कर रहा हूं, सेकंड कार्बन पे बदल रहा हूं। डी ग्लूकोज का सेकंड कार्बन बस बदल दो, बाकी देखो सब सेम है, ऑल आर सेम, केवल सेकंड कार्बन बदला है। तो एपीमर इसी को बोला जाता है कि केवल एक कार्बन पे अगर वैलेंसी बदल जाए, केवल एक कार्बन पे मैं रोटेट कर दूं
इसको क्या बोलेंगे? एपीमर। एक कंपाउंड में किसी एक कार्बन पे, एक से ज्यादा नहीं, ओनली सिंगल कार्बन पे, तो या तो सेकंड चेंज कर दो, या थर्ड, या फोर, या फाइव, जो भी चेंज करना है कर दो। तो एपीमर्स आर, देखो क्या लिखा हुआ है, डाइस्टीरियोमर दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल सेंटर। केवल और केवल एक कायरल सेंटर पे, यानी कि 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, क्या यही 4 कायरल है? इन्हीं चारों पे कोई भी आप चेंज कर दो, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, कोई भी आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, तो अगर मैं 2 पे चेंज करता हूं तो क्या ये आपको, अब T2 पे जो स्ट्रक्चर चेंज करते हो उसका नाम अलग से लिखा जाता है, दैट इज मैनोस। मैनोस। ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पे चेंज कर दिया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होता है, सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स कर दो, क्या बन जाएगा? मैनोस। मैनोस बन गया। अगर चौथे कार्बन पे चेंज कर दोगे, गैलेक्टोस। चौथे कार्बन पे चेंज कर दोगे, क्या बन जाएगा आपके सामने? गैलेक्टोस। एपीमर क्या है? ग्लूकोज में एक कार्बन पे चेंज करो, दैट इज एपीमर। सेकेंड कार्बन पे चेंज करोगे तो कंपाउंड बनेगा, उसका नाम क्या आता है? मैनोस। फोर्थ कार्बन पे चेंज करोगे उसका नाम क्या होता है? गैलेक्टोस। अब ये बार बार पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज? व्हाट इज द नेम ऑफ C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज? डी मैनोस। व्हाट इज द नेम ऑफ C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज? डी गैलेक्टोस। तो बार बार ये नाम आपसे पूछा गया है, आपसे कोई नहीं पूछेगा बना के बताइए या सामने बना के बताइए, कुछ नहीं। आपको ये बस दिमाग में होना चाहिए कि C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज किसको बोलते हैं? मैनोस। C4 एपीमर किसे बोलते हैं? गैलेक्टोस। एपीमर होता क्या है? किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलना है, किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास? एपीमर। तो एपीमर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर, सेकंड पे किया मैनोस, 4 पे किया गैलेक्टोस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 3, 5 पे क्यों नहीं किया? सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में केवल 2, 4 दिया है, होता है 3, 5 पे भी। भाई 3 पे चेंज कर दो, अलग सा एक बन जाएगा, 5 पे चेंज करोगे अलग बन जाएगा, बट इतना रटना काफी है, ठीक है? जितना एनसीईआरटी में दे उतना ही रटिए। 3 पे भी एपीमर बनेगा, 5 पे भी एपीमर बनेगा, एनसीईआरटी में वो स्ट्रक्चर नहीं दिया तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। अब देखो नोट, क्या यहां पे ये दोनों क्लियर है? डी ग्लूकोज और डी मैनोज क्या दोनों C2 एपीमर का रिलेशन है? डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या ये C4 एपीमर का रिलेशन है? क्या सारे के सारे एपीमर डाइस्टीरियोमर होते हैं? और डाइस्टीरियोमर है मतलब मिरर इमेज नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं होगा। तो दिस इज एपीमर। एपीमर C2 ही पूछेगा, C4 ही पूछेगा। अभी तक 3-4 बार मेरे नॉलेज में तो है पूछ चुका है, हर बार कभी C2 कभी C4। ग्लूकोज का C2 क्या होता है, ग्लूकोज का C4 क्या होता है? C2 मैनोज, C4 गैलेक्टोज। अब ये देखो क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? डी आपके पास बना हुआ है एरिथ्रोज, अभी अभी हमने पढ़ा है डी एरिथ्रोज के बारे में, और यहां पे बना हुआ है डी थ्रियोज। अब डी एरिथ्रोज और डी थ्रियोज में आप देखो मैंने नंबरिंग आपके लिए कर दिया है 1 2 3 4। क्या यहां पे आप देखोगे तो सेकेंड कार्बन पे ही चेंज है? क्या केवल और केवल सेकेंड कार्बन पे चेंज है? तो अगर एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदलता है उसको क्या बोलते हैं? एपीमर। कौन से कार्बन पे बदला है? सेकेंड, तो क्या C2 एपीमर हो गया? हाँ भाई, अगर एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, देखो केवल यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, बाकी सब सेम है। तो अगर एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदला है उसको क्या बोलेंगे? एपीमर। इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया? C2 एपीमर। C2 मतलब कार्बन 2। नेक्स्ट, अब आइएगा एनोमर। एनोमर क्या होता है? एनोमर से पहले क्या आपको हेमी एसिटल याद है? थोड़ा सा हेमी एसिटल याद है? थोड़ा सा मैं हेमी एसिटल यहां दिखाता हूं। देखो, एल्डिहाइड होता था, एसिटल कहां से बनता था? एल्डिहाइड से। और कीटल कहां से बनता था? कीटोन से। कैसे बनता था? हाँ, ध्यान से देखिएगा, जब मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराता था, जब मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराता था, तो क्या यहां से RO माइनस निकलेगा? RO माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा, तो क्या डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है? डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये H पहले से है और क्या जुड़ जाएगा? OR। क्या इसी को बेटा हम लोग हेमी एसिटल कहते थे? बस एक बार और अल्कोहल डालोगे तो क्या एसिटल बन जाएगा? ठीक बात है, हमें एसिटल पे नहीं जाना है, हमें हेमी एसिटल समझना है। हेमी एसिटल सब लोग गौर से देखना, एनोमर समझ में आ जाएगा। एनोमर्स आर हेमी एसिटल बेसिकली। एनोमर क्या है? हेमी एसिटल है। कैसे? ध्यान से देखिए, हेमी एसिटल कैसे बना? तो एल्डिहाइड में अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो ये जो OR माइनस है क्या वो एल्डिहाइड में जाके जुड़ जाता है?
OR माइनस एल्डिहाइड में जुड़ेगा, क्या बन जाएगा आपके सामने? हेमी एसिटल। अब देखिएगा बीच वाले स्ट्रक्चर पे फोकस करिए। बीच वाला क्या ये ग्लूकोज है? बीच वाला स्ट्रक्चर देखिए, डी ग्लूकोज है, ठीक। अब ये डी ग्लूकोज है, क्या यहां पे सबसे लास्ट कार्बन, पांचवें कार्बन पे फोकस करिए। पांचवें कार्बन पे क्या आपको अल्कोहल दिख रहा है? पांचवें कार्बन पे पांचवें कार्बन पे बेटा अल्कोहल दिख रहा है आपके पास, ठीक है। तो क्या यहां पे एक ही मॉलिक्यूल में अल्कोहल भी है और एक ही मॉलिक्यूल में मेरे भाई एल्डिहाइड भी पाया जा रहा है? देखो, क्या अल्कोहल और एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बना था? तो यहां अल्कोहल है पांचवें पे और एल्डिहाइड है पहले पे, तो क्या सेम ही मॉलिक्यूल में एसिटल बनेगा? सेम ही मॉलिक्यूल में हेमी एसिटल बन जाएगा। अब देखिएगा सेम ही मॉलिक्यूल में हेमी एसिटल कैसे बन रहा है। देखिए यहां से जो OH है, क्या वो बेटा हेमी एसिटल बना लिया ऊपर वाले बॉन्ड के साथ? हुआ कैसे? क्या वो डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा था? डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहां का भी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में ही कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये डबल बॉन्ड पहले था, ये डबल बॉन्ड था, क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया क्या? ठीक है। और क्या ये वाला O, ये O इससे जाके कंबाइन हो जाएगा? ये वाला OH क्या इससे जाके कंबाइन हो जाता है? तो देखो यहां से जो O निकले, अच्छा ये कार्बन नहीं है, ये मत समझ लेना ये कार्बन है, ये कार्बन नहीं है। इट इज जस्ट, आप इसको ऐसे समझो, ये ऐसा बीच में ऑक्सीजन और फिर यहां से जुड़ा होगा, वो बस दिखाने का तरीका है कि वैसे है। तो आप ऐसे मत समझ लेना कि यहां कॉर्नर पे कार्बन है ना। ये क्या है आपके सामने? ये OH है, ये एल्डिहाइड है। OH और एल्डिहाइड का रिएक्शन कैसा होता है? हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल कैसा बनेगा आपके सामने? देखिए एक ही कार्बन पे OH भी हो, एक ही कार्बन पे OR भी हो। तो एक ही इसमें लाल वाला जो कार्बन है, क्या इस पे OH भी है और लाल वाले कार्बन पे ही OR भी है? देखिए लाल वाले कार्बन पे OH भी है और लाल वाले कार्बन पे OR भी है। इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल बनने को एनोमर कहते हैं। ग्लूकोज में इंट्रामोलिक्यूलर ही हेमी एसिटल बन गया और इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल बनने को क्या बोलते हैं? एनोमर। क्लियर हुआ? इंट्रामोलिक्यूलर। अच्छा एक और चीज, क्या ये sp2 कार्बन है? क्या ये sp2 कार्बन है? तो sp2 कार्बन है तो प्लेनर होगा भाई, डबल बॉन्ड है तो sp2 है, sp2 है तो प्लेनर होगा। प्लेनर होगा तो क्या फ्रंट साइड से भी आएगा बैक साइड से भी आएगा? भाई ये OH जो है फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो एक बार बेटा OH लेफ्ट में भी आएगा, एक बार OH कहां जाएगा? राइट में भी जाएगा। सिंपल। एक बार OH कहां जा रहा है? लेफ्ट में। एक बार OH कहां जा रहा है? राइट में। अगर इन ग्लूकोज के अंदर C1C5 पोजीशन मिला के हेमी एसिटल बने, वो भी साइक्लिक, अगर ग्लूकोज में C1C5 पोजीशन पर हेमी एसिटल बने वो भी साइक्लिक, तो क्या बनेगा आपके पास? एनोमर। दिस इज नोन एज एनोमर। तो अब देखिए ये जो OH राइट हैंड साइड में है इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। भाई एनोमर ही तो है इसका। सिमिलरली OH अगर लेफ्ट साइड में चला गया इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। OH राइट हैंड साइड में आएगा अल्फा, OH लेफ्ट हैंड साइड में है बीटा। ये इसका नोमेनक्लेचर है, राइट वाले को अल्फा, लेफ्ट वाले को बीटा। अब देखोगे ग्लूकोज को हमेशा प्लस से ही डिनोट करेंगे, क्यों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट वाला काइरल सेंटर कहां है? राइट साइड में। लास्ट इससे निकाला, लास्ट वाला काइरल सेंटर कहां है? राइट साइड में। तो व्हाट इज एनोमर? एनोमर है साइक्लिक हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज एट C1C5 पोजीशन। C1 और C5 पोजीशन से अगर साइक्लिक हेमी एसिटल बन रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग एनोमर। दीज आर नोन एज एनोमर। अब चूंकि C डबल बॉन्ड O जो है ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, तो लेफ्ट में भी बन सकता है, राइट में बन सकता है। तो एक बार लेफ्ट में OH बनेगा, एक बार राइट में बनेगा। राइट वाले को अल्फा, लेफ्ट वाले को बीटा। बढ़िया हो गया। आप देखोगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट अल्फा वाले का कितना लिखा हुआ है? 419। और मेल्टिंग पॉइंट बीटा वाले कितना लिखा हुआ है? 423। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? बीटा का। कौन स्टेबल है? बीटा। भाई जो स्टेबल है वही तो मेल्ट नहीं होगा, जो अनस्टेबल होगा तुरंत टूट जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। तो क्या ये बीटा वाला मेरे भाई स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्फा? बीटा एनोमर इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन अल्फा एनोमर। ठीक हो गया? क्यों? मेल्टिंग पॉइंट से देख लिया। वैसे भी देखो, अब ये
इक्विलिब्रियम। एनोमर्स हेमी एसिटल होते हैं ग्लूकोज के, एनोमर C1C5 से हेमी एसिटल बनाते हैं। अब देखिएगा, जब ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो ये 36% एग्जिस्ट करता है, जब ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो ये 64%। तो क्या दूसरा प्रूफ आ गया आपके पास कि ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ज्यादा बन रहा है। तो कौन ज्यादा बनेगा? जो स्टेबल है। और जो ग्लूकोज है वो बेटा देखो यहां से खत्म ही हो जाता है, ग्लूकोज यहां से एकदम ना के बराबर हो जाता है। तो ग्लूकोज एट लोअर टेम्परेचर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? अपने एनोमर में। एनोमर क्या होते हैं? साइक्लिक सैकराइड्स। एनोमर्स आर साइक्लिक सैकराइड्स, वही लिखा हुआ है यहां पे। हो गया एनोमर। एपीमर समझ आया, किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट। एनोमर समझ आया, C1C5 ऑफ ग्लूकोज में साइक्लिक हेमी एसिटल, इसको क्या बोलेंगे? एनोमर। एक क्या बनता है? अल्फा, एक क्या बनता है? बीटा। अल्फा मतलब ऊपर वाला कार्बन कहां है? OH राइट में है, ऊपर वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में है। क्या मैं इस वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोल सकता हूं? दिस इज नोन एज योर एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन क्या पहले sp2 था? एनोमेरिक कार्बन बाद में sp3 बन गया है। देखिए 4 बॉन्ड बन गया sp3। एनोमेरिक कार्बन पहले sp2 बन गया है, बाद में क्या था? पहले sp2 था, बाद में क्या बन गया? sp3। अच्छा, उसके बाद एनोमेरिक कार्बन आप पहचानोगे कैसे? बोर्ड पर देखिएगा, ऐसा कार्बन जिसपे OH भी लगा हो, OR भी लगा हो। भाई हेमी एसिटल क्या होता है? जिसपे OH भी लगा हो, OR भी लगा हो, वही तो हेमी एसिटल है। तो एनोमेरिक कार्बन भी जहां पे OH भी लगा हो, OR लगा हो। अब यहां पे आओ, इस पूरे स्ट्रक्चर में मुझे बताओ कौन सा ऐसा कार्बन है जिसमें OH भी लगा है, OR भी लगा है? क्या वो रेड वाला कार्बन? क्या यही एनोमेरिक कार्बन है? तो ऐसा कार्बन जहां पे OH भी लगा हो, OR भी लगा हो, क्या हो जाएगा? एनोमेरिक कार्बन। ऐसा कार्बन जहां पे OH भी लगा हो और OR भी लगा हो, दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन। दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन। ठीक बात है? क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास एनोमेरिक कार्बन का डेफिनेशन। तो एपीमर हो गया, एनोमर हो गया। अब ये जरा बोर्ड पे देखिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर अब मैं ग्लूकोज का बनाने जा रहा हूं। साइक्लिक स्ट्रक्चर एक आपको बना दिया है एनोमर से, अब मैं अगला साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिएगा, क्या आपके सामने दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, राइट हैंड साइड में है ना भाई, C1C5 से बना हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, C1C5 से बना हुआ है। क्या ये अल्फा डी ग्लूकोज है? ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है। और वो वाला क्या है? क्या ये बीटा डी ग्लूकोज है? ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब बोर्ड पर देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज 5 कार्बन, यहां पे देखोगे 5 कार्बन है, और क्या एक ऑक्सीजन बीच में कंबाइन हो रहा है? भाई टोटल 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक में आप 5 कार्बन एक ऑक्सीजन पढ़ते हो, कौन सा स्ट्रक्चर में होता है? पाइरान। 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, क्या इसी से रिजंबल कर रहा है? ये बताया जा रहा है कि ये जो आपने एनोमर बनाया, क्या वो इसी पाइरान से रिजेंबल कर रहा है? हाँ, तो एनोमर जो आपने बनाया है वो पाइरान जैसा है, क्योंकि इसी में 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, अब कैसे बनता है इसका शॉर्ट ट्रिक सुनो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक सुनो ध्यान से। पाइरान जैसा स्ट्रक्चर बना दो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पैरान जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा बना देना। पाइरान इसी टाइप का है, डबल बॉन्ड भूल जाओ बीच में, पाइरान जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखो, ऑक्सीजन से लगा हुआ जो कार्बन है, ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन, इसको 1 मान लो, फिर इसको 2 बोल देना, इसको 3 बोल देना, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 5। ठीक है, अब बोर्ड पे देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा? तो सब पे 2-2 बॉन्ड, कार्बन 1 पे भी 2 बॉन्ड, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, यहां पे 2-2 बॉन्ड बना हुआ है। देखो, जो राइट साइड में है ना वो नीचे आएंगे। क्या बोला मैंने? जो राइट साइड में है वो नीचे आएगा। तो 1 से स्टार्ट करो, राइट साइड में है उसको नीचे डाल दो। क्या डाल दिया आपने? राइट साइड में नीचे आएगा, और ये जो 5वें पे CH2OH है वो ऊपर जाएगा। बस यही शॉर्ट ट्रिक है। राइट हैंड साइड वाले कहां डालने हैं आपको? नीचे, और जो 5वां वाले पे CH2OH कहां जाएगा? ऊपर। अच्छा, जब इधर OH आ गया तो बचा क्या? H। OH आ गया, बचा क्या? H। H आ गया, बचा क्या? OH। OH आ गया, H। OH आ गया, H। देखो यही है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जब भी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो आपको क्या करना है? पाइरान जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, वो पाइरान जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ऑक्सीजन से 1 2 3 4 5 काउंट करना है। ऑक्सीजन के अगले कार्बन से 1 2 3 4 5 काउंट करिए। जितने भी राइट हैंड साइड में है उसको क्या करिए? नीचे लिख लीजिए, OH OH H OH।
और जो CH2OH हमेशा टॉप पे रखना है, CH2OH टॉप पे रखना है। ये क्या बन गया आपके सामने, अब बाकी HHHH लगा दो, अब आपके सामने बन गया ये वाला। सिमिलरली उसका बनाते हैं। इसके वाले में भी बोर्ड पर देखिए, आपको पायरान जैसा स्ट्रक्चर बना लेना है। पायरान जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्सीजन से आगे 1 2 3 4 नाम रख देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर जगह आपको दो दो बॉन्ड बनाना है, हर जगह दो दो बॉन्ड बनाना है। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो राइट हैंड साइड में ना उसको नीचे रखो। राइट हैंड साइड में क्या है, H OH H OH। CH2OH कहां रखना है, ऊपर। जब H आ गया तो ऊपर क्या रखोगे, OH। OH आ गया तो H, H आ गया तो OH, OH आ गया तो H, OH ऊपर आ चुका है तो H नीचे आएगा। क्या ये वही स्ट्रक्चर बन गया है? तो देखिए आपके पास, आपको सिंपली पायरान जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, और जो राइट हैंड साइड में है नीचे, CH2OH ऊपर। बस इतना करने से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, अब जो बोर्ड पे देखोगे, इसमें एनोमेरिक कार्बन, मान लो यही क्वेश्चन में आ जाए, पूछे एनोमेरिक कार्बन कौन सा है। एनोमेरिक कार्बन इज वैसा कार्बन जिसमें OH भी हो और OR भी है। क्या यही है? क्या इसी कार्बन में OH भी है और OR भी है? देखिए, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। यहां से आपने पहचान लिया कि दिस इज एनोमेरिक कार्बन। उस वाले स्ट्रक्चर में पहचानो, क्या ये वाला एनोमेरिक कार्बन है, OH भी है और OR भी है। दिस इज एनोमेरिक कार्बन। अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर से नाम लिखना सिखा रहा हूं, बोर्ड पे देखिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर मान लो आपके पास दिया गया, ये दिया होगा तो साइक्लिक का बना लोगे, ये दिया हो तो साइक्लिक का बना लोगे शॉर्ट ट्रिक से। अच्छा, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन का OH और CH2OH ट्रांस में है, ध्यान से बोलिए क्या बोला मैंने, एनोमेरिक कार्बन का OH और CH2OH अगर ट्रांस पोजीशन में है तो इसको बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। यहां से कैसे देखा था, सबसे ऊपर वाले में अगर राइट हैंड साइड में हो तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में हो तो बीटा। यहां से आप बोल दोगे अल्फा बीटा, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर से अल्फा बीटा कैसे बोलोगे? तो एनोमेरिक कार्बन का OH और CH2OH अगर ट्रांस पोजीशन पे है तो क्या बोलोगे, अल्फा। और अगर एनोमेरिक कार्बन का OH और CH2OH अगर सिस पोजीशन पे है तो क्या बोलोगे, इसको बीटा। ट्रांस वाले को अल्फा, सिस वाले को बीटा। अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो तो राइट हैंड साइड वाले को अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को बीटा। ठीक है, ये पायरान है इसीलिए इसको बोला जाता है पायरेनोज। ये पायरान से बना हुआ है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पायरेनोज रिंग। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है हैवर्थ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैवर्थ या हावर्थ, जो भी बोल दो आप यार, ठीक है, तो इसको पायरेनोज रिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो भाई, हैवर्थ क्या सर, हावड़ा है इसमें, क्या गधे लोग हो भाई, पढ़ो इधर। अब आपने एल्डोहेक्सोस तो पढ़ लिया, इससे पढ़िए, देखो ध्यान से, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, मोनोसैकेराइड पढ़ लिया आपने, एल्डो ट्राइओस पढ़ा, एल्डो टेट्रोस पढ़ा, एल्डो पेंटोस पढ़ा, एल्डो हेक्सोस पढ़ा, फिर आपने एपीमर पढ़ा, फिर एनोमर पढ़ा, फिर ये पायरेनोज रिंग पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कीटो हेक्सोस। कीटो डाइओस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस ये सब नहीं है, सीधा कीटो हेक्सोस सिलेबस में है। ठीक है, अब आइए बोर्ड पे, कीटो हेक्सोस देख लो, कीटो हेक्सोस क्या होगा। अच्छा, ये वाला अब आपको, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि सर इसमें सारे चीज बनाया हुआ है, ठीक है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं बायोमोलिक्यूल का 3-4 पार्ट में जो होता है ना, पूरा लिख लिख के कराने वाला, ड्रॉ कर रहे हैं, फिर OH बना रहे हैं, ये करा रहे हैं, काफी लोगों को वहां से समझ आता है, तो मैं अपने YT चैनल पे उसको करा दूंगा। तो इन केस मान लो यहां से नहीं समझ आ रहा है तो वो भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग होगा इसी वीक में, फ्राइडे को हम स्टार्ट करेंगे और मंडे को खत्म कर देंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन में 4 लेक्चर आएगा, 1-1 घंटे का, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर नहीं समझ आता है तो, लेकिन ये ओवरव्यू देखो, आपसे स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, मैं पहले बता देता हूं। कोई NTA वाला थोड़ी खड़ा लेकर रहेगा मेरे सामने बनाओ, वरना तो गलत कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। हालांकि अपार आईडी आ गया है तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपार आईडी के बारे में सुना तुमने? यार तुम किस दुनिया में रहते हो यार तुम। कल NTA का एक नया नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने बोला है कि जिसके पास अपार आईडी नहीं होगा उसका आगे से हम फॉर्म नहीं भरने देंगे।
ठीक है। अब आप काफी लोगों को यही नहीं पता है अपार आईडी क्या होता है ना। हमने आधार सुना था, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर एनटीए ने फिर से मिसप्रिंट कर दिया, आधार को अपार लिख दिया। वो मिसप्रिंट नहीं है, वो सही लिखा है, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। आधार आईडी नहीं है, वो अपार आईडी है। जैसे आधार कार्ड बनता है वैसे ही अपार कार्ड बनता है। वोटर कार्ड सुने हो, आधार कार्ड सुने हो, पैन कार्ड सुने हो, वैसे ही अपार कार्ड होता है। क्या होता है? बहुत बढ़िया। एक ऐसा कार्ड, एक ऐसा कार्ड जिसको स्कैन करने से आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट कोई भी पता कर सकता है। जैसे आगे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो वहां आपको अपार कार्ड सबमिट करना होता है। अपार कार्ड में एक बारकोड होता है, उस पर गवर्नमेंट स्कैन करती है और आप कहां से 12th 10th पास आउट हो, कब 12th किया है, कितने नंबर आए हैं, कोई आप पे क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, वो सब उसमें रिकॉर्ड होता है। कोई चोरी वोरी का रिपोर्ट तो नहीं है आपके ऊपर, ये सब चीजें वहां पे होती है। हर स्टूडेंट को बनवाना मैंडेटरी है। पिछले 4-5 दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया है और एक दिन पहले एनटीए ने अनाउंस कर दिया, ठीक है। हर स्टूडेंट इन इंडिया को अपार कार्ड बनवाना जरूरी है, एल्स आप जॉब नहीं ले पाएंगे या नौकरी नहीं कर पाएंगे। वही है, अपार कार्ड इज एबीसी कार्ड, ठीक है। अपार कार्ड को ही एबीसी कार्ड कहा जा रहा है। एक ही बात है, कैसे बनेगा? अपने मोबाइल से अभी 10 मिनट में बना सकते हो। डिजी लॉकर डाउनलोड करो। बस ये ध्यान रखना कि आधार कार्ड में जो नंबर डाला था उस पर ओटीपी आएगा, तो अगर मम्मी का नंबर है तो मम्मी को पहले से अलर्ट रखो, ठीक है। पापा का नंबर है तो पहले से अलर्ट रखो। अगर मान लो वो नंबर नहीं है तो भाई हाँ वो नहीं बनेगा फिर अपार कार्ड। अगर मान लो आधार कार्ड वाला नंबर नहीं है तो अपार नहीं बन पाएगा। तो पहले आधार कार्ड के सेंटर पे जाइए और सेंटर पे पहले नंबर चेंज करवाइए। और नंबर चेंज ऑनलाइन नहीं होता है, नंबर चेंज ऑफलाइन ही होता है। आपको नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाना है, अपना 2-3 प्रूफ और लेके जाना, वोटर आई कार्ड वगैरह, जाइए वहां पे वो अपलोड कर, आपका अपडेट कर देंगे और फिर उस हिसाब से आप बना सकते हो। डिजी लॉकर पे आप 2 मिनट में बन जाता है वो। चलो, अगर आप 11th-12th पास हो तो, नहीं पास हो तो पता नहीं। हाँ भाई, बोर्ड पे आओ। मेरे टेलीग्राम में ना आप, मैंने एक पूरा वो डाल दिया है स्टेप बाय स्टेप। कोई एक गवर्नमेंट वो है, गवर्नमेंट वाला कोई बनाया है, मुझे अच्छा लगा, वो 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है, आप देख लेना। मैं वो नहीं बनाऊंगा उसको, फर्जी चीज है ना। मैं अब ये सिखाऊं कि अपार कार्ड कैसे बनता है, फिर पता लगे मैं आधार कार्ड का दुकान खोल के बैठ जाऊं। आओ हम बनवाते हैं 10-10 रुपए में, है ना। ये सब नहीं करेंगे यार, ठीक है। चलो, मैंने इसीलिए, किसी ने अच्छा बनाया था उसका मैंने उठा के डाल दिया अपने टेलीग्राम में। आप देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा, वो बड़ा अच्छा सा उसने समझाया है एक एक करके। अब उसमें मैं ये बताऊं कि बेटा नेम लिखा है इसके आगे नाम भरना है, डीओबी लिखा है इसके आगे डेट ऑफ बर्थ भरना है, ये तो तुम कॉमन सेंस है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो बेटा एक चीज होती है रिवर्सिबल, वापस जाइए, कक्षा 11वीं 10वीं 9वीं पढ़िए, फिर आइए। चलो भाई, साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, शांत शांत। साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, एनोमर पढ़ा। अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी तक आप ग्लूकोज का पढ़ रहे थे, अब आप कीटोज पढ़ोगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कीटोज पढ़ोगे। जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कीटोज देखो। आप देखोगे तो जो हमने एल्डोहेक्सोज किया था, शांत रहिए, जो हमने एल्डोहेक्सोज किया था, अब हम क्या कर रहे हैं? कीटोहेक्सोज। यानी कि कीटोन ग्रुप होगा, 6 कार्बन होंगे और ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट बन रहा होगा। तो आप देखोगे ये है आपके सामने कीटोहेक्सोज। क्या आपके सामने देखोगे तो 6 कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन दिख रहे हैं, कीटोन ग्रुप भी दिख रहे हैं, और ये क्या है? कीटोहेक्सोज। क्या हमने बोला है एल्डोहेक्सोज हो या कीटोहेक्सोज हो? हेक्सोज का मतलब कितना होता है? 6 कार्बन। 6 मतलब तीसरे कार्बन पे डिफरेंट होगा, यहां भी मेरे भाई तीसरे कार्बन पे डिफरेंट है। एल्डोहेक्सोज हो या एल्डोकीटोज हो, सॉरी, एल्डोहेक्सोज हो या कीटोहेक्सोज हो, क्या बन जाएगा? तीसरे कार्बन पे डिफरेंट बिहेवियर। बढ़िया। अब ये जो बना है कीटोहेक्सोज, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रुक्टोज। वहां क्या बोलते थे? ग्लूकोज। इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रुक्टोज। अब देखोगे यहां पे फ्रुक्टोज में क्या होता है? क्या OH ग्रुप प्रेजेंट है? क्या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है?
तो क्या इस बार हेमीकीटल बनेगा? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था तो क्या बन रहा था? हेमी एसिटल। यहां बनेगा क्या? हेमीकीटल। तो क्या ये OH इसके साथ साइक्लिक रिंग बना लेगा इस कार्बन के साथ? तो देखिए OH ने उस पांचवें कार्बन के साथ, देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, पांचवा। तो क्या इस बार ग्लूकोज में जो एनोमर बन रहा है वो 5-1 से बन रहा है? कीटोज में जो बन रहा है, फ्रक्टोज में जो बन रहा है, क्या वो 5-2 में बन रहा है? 5-1 में बन रहा है एनोमर ऑफ ग्लूकोज, 5-2 में बन रहा है एनोमर ऑफ फ्रुक्टोज। अच्छा, अब देखिए, तो क्या यहां भी sp2 है? तो एक बार लेफ्ट में आ सकता है, एक बार राइट में आ सकता है। राइट वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा। लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। लेफ्ट वाले को बोल दिए बीटा। तो दिस इज अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड दिस इज बीटा डी फ्रुक्टोज। अच्छा, एक और चीज, वहां पे ग्लूकोज का दूसरा नाम था डेक्सट्रोज, क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, ये जो है लीवो रोटेटरी है, इसीलिए इसका नाम होता है लेवुलोज। लेवुलोज बोलने में अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया, लेवुलोज। और लीवो रोटेटरी में यहां माइनस होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में प्लस आता है। पढ़ लो बेटा तुम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में प्लस आता है और लीवो रोटेटरी में माइनस आता है। ग्लूकोज है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लस रोटेशन है, लीवो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और माइनस रोटेशन आ गया, डी माइनस इसलिए बोल दिया। OH राइट में होगा अल्फा, OH लेफ्ट में होगा बीटा। अब देखो ध्यान से, एनोमर वहां कैसे बन रहा था? C5C1 से। फ्रुक्टोज में कैसे बन रहा है? C5C2 से। वहां पे टोटल कितने थे? 6 मेंबर के रिंग बनेंगे। यहां पे कितने मेंबर का रिंग बनेगा? 5। तो 5 मेंबर का एक ऑक्सीजन के साथ रिंग, क्या आपने फ्यूरान पढ़ा है? 5 मेंबर का एक ऑक्सीजन के साथ रिंग क्या पढ़ा है? फ्यूरान। अब आइए, ये जो आपके पास था, दिस इज अल्फा फ्रुक्टोज, अल्फा फ्रुक्टोज। और ये जो है, ये आपके सामने क्या बीटा फ्रुक्टोज है? अल्फा फ्रुक्टोज है और ये वाला बीटा फ्रुक्टोज है। जरा ध्यान से देखिएगा, 5 मेंबर की रिंग है। आपको क्या समझ में आ गया कि यही एनोमेरिक कार्बन है? क्योंकि एनोमेरिक कार्बन उसको बोलते हैं जिसपे OH भी हो और OR भी हो। तो ये OH भी है और OR भी है। 5 मेंबर बना दिया। ऑक्सीजन के साथ आप क्या करिए? 1 2 3 4। देखो आप, क्या आपके साथ OH HOH नीचे की तरफ जाएगा? तो देखिए मेरे भाई, फर्स्ट कार्बन पे OH HOH नीचे की साइड गया। मैं यहां बनाता हूं, 5 कार्बन का आपने बनाना है। 5 कार्बन का आपको फ्यूरान जैसा स्ट्रक्चर बना लेना है। इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए, इसको 4 बोलिए। ठीक है, अब देखो, क्या फर्स्ट कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है? OH HOH। तो क्या यहां पे आप रखोगे OH, फिर क्या रखोगे नीचे? H, और फिर क्या रखोगे? OH। OH HOH रख दिया। फिर क्या CH2OH को ऊपर रखते थे? CH2OH को कहां रखोगे? ऊपर। बाकी सब सजा दो। तो देखो, जहां OH आया है, क्या इस बार CH2OH प्रेजेंट है? तो इस बार यहां पे CH2OH प्रेजेंट है। फिर H के सामने कौन प्रेजेंट है? OH। OH के सामने कौन प्रेजेंट है? H। इस CH2OH के साथ कौन है? H। क्या क्लियर हो गया? क्या यही वाला स्ट्रक्चर बना है? आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड वाले को नीचे रखना है और बाकी सबको ऊपर रख देना है। तो अब देखो, एनोमेरिक कार्बन पकड़ो। क्या एनोमेरिक कार्बन वही है? क्या एनोमेरिक कार्बन में, क्या एनोमेरिक कार्बन में ये जो OH है और ये जो CH2OH है वो ट्रांसपोजिशन में है? ये OH और ये OH ट्रांसपोजिशन में, क्या इसको बीटा बोलते हैं? ये OH ये OH, इसको हम लोग, एक सेकेंड, एनोमेरिक कार्बन हमने डिफरेंट पकड़ लिया। पीछे चलिए, एनोमेरिक कार्बन हमने डिफरेंट पकड़ लिया। ये वाला देखो आपके सामने, दिस राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा, यही लिखा हुआ है अल्फा फ्रक्टोज। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? बीटा फ्रक्टोज। अब इससे कैसे पहचाने? रिंग से। तो रिंग में आप एनोमेरिक कार्बन को पकड़ो, क्या हो गया? OH। और फिर आपको पकड़ना है, अगले वाले कार्बन पे जाना है। अगले वाले कार्बन पे क्या बन रहा है? ट्रांस। अगले वाले कार्बन का अल्कोहल क्या बन रहा है? ट्रांस। और ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा या बीटा? ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा। तो ये क्या लिख देंगे आपको? अल्फा डी फ्रुक्टोज। यहां पे देखो, OH कहां है? ऊपर। और ये वाला OH कहां है? ऊपर। तो क्या सिस हो रहा है? सिस वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। तो क्या आ जाएगा? बीटा। तो
तो जैसे वहां पाइरेनोज बना है वैसे यहां पे फ्यूरेनोज बनेगा। वहां पाइरेन जैसा स्ट्रक्चर है, यहां फ्यूरेन जैसा स्ट्रक्चर है, फ्यूरेनोज रिंग, ये भी हैवोर्थ स्ट्रक्चर है, ये भी हैवोर्थ स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या ये लिवोलोज बोलते हैं तो लिवो रोटेटरी है, माइनस माइनस आ जाएगा यहां पे, तो दिस इज माइनस माइनस, ग्लूकोज इज प्लस, लिवोलोज इज माइनस, लिवो रोटेटरी। अब देखो पाइरेन और फ्यूरेन जैसा स्ट्रक्चर आपने बनाया, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर। जरा ध्यान से देखिएगा, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर कौन होगा इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सबसे पहले एनोमेरिक कार्बन के पास जाओ, अगर एनोमेरिक कार्बन के पास OH है, OR है, तो रिड्यूसिंग होगा, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग होगा। एनोमेरिक कार्बन कौन होता है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन। क्या ये एनोमेरिक कार्बन है? ठीक है, एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन पे क्या आपको OH भी दिख रहा है और मेरे भाई OR भी दिख रहा है, तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। अच्छा, दूसरा चीज, मान लीजिए अगर मैं सेम स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं सेम स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके पास और यहां पे बस चेंज कर देता हूं, यहां पे OR कर देता हूं, यहां पे H, यहां पे HOH, यहां पे आपने OHH और यहां पे HOH, सिमिलरली यहां पे CH2OH और H और यहां पे ऑक्सीजन। क्या ये रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होगा? बताइए। एनोमेरिक कार्बन पहचानो, शॉर्ट ट्रिक देखो, एनोमेरिक कार्बन मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन। क्या इस पे OH भी है और OR भी है? नहीं, देखो केवल OR है, OR है और OR है। तो अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH भी हो, OR भी हो, तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। अगर एनोमेरिक कार्बन पर OR है और OR है तो रिड्यूसिंग नहीं होगा। बेसिकली आप ये समझिए, हेमी एसिटल वाले रिड्यूसिंग देंगे, हेमी कीटल वाले रिड्यूसिंग होते हैं। हेमी एसिटल हेमी कीटल में क्या होता है? एक OH और एक OR, वो रिड्यूसिंग होता है। लेकिन अगर दोनों OR आ जाए तो क्या ये एसिटल बोल देंगे? और एसिटल क्या रिड्यूसिंग होगा? नहीं होगा। तो एनोमेरिक कार्बन जिस पे OH भी हो, OR भी हो, क्या हो गया? रिड्यूसिंग। अब देखो ये रिएक्शन कैसा होता है। मैं इस शुगर को डाल दिया बेसिक मीडियम में, तो देखो ये बेसिक मीडियम डाला OH माइनस, बेसिक मीडियम OH माइनस, बढ़िया। OH माइनस ने क्या यहां से, ये दिख रहा है एसिडिक H, क्या एसिडिक H दिख रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो क्या ये वाटर बना लेगा यहां से? ठीक है, तो रिएक्शन में आपके वाटर बना लिया, क्या बन गया? O माइनस। अब O माइनस के पास क्या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो डोनेट करेगा, तो जब ये वापस डोनेट करेगा तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? तो ये वापस डोनेट करता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, देखो क्या बन गया? एल्डिहाइड। जैसे ये डोनेट किया तो वापस क्या बन गया? एल्डिहाइड। और जब आपके सामने एल्डिहाइड बन गया तो फर्दर क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा? इसीलिए लिखा हो गया है रिड्यूसिंग शुगर टॉलरेंस टेस्ट देता है। क्या एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देता है? हाँ। क्या बेटा फेलिंग टेस्ट देता है? हाँ। क्या बेनेडिक्ट टेस्ट देता है? हाँ। क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर में रिड्यूस होने के बाद क्या एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड बनने वाले टॉलेन भी देंगे, फेलिंग भी देंगे, बेनेडिक्ट भी देंगे। ठीक है, दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। एनोमेरिक कार्बन के पास OH हो, OR हो, रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे अगले वाले पे आओ, ये देखो जरा फ्रक्टोज, ठीक है, इस पे स्टार लगा देना ध्यान से। फ्रक्टोज पहले समझ लो फ्रक्टोज होता क्या है। ये फ्रक्टोज आपके स्ट्रक्चर बना दिया है भाई, एल्डो कीटोहेक्सोज को कीटोहेक्सोज बना दिया है। अब ध्यान दीजिए, कीटोहेक्सोज में बेस डाल रहे हैं भाई। एक बार मैंने यहां पे बेस डाला तो आपके सामने दिख गया रिड्यूसिंग शुगर है। अब मैं फ्रक्टोज में बेस डाल रहा हूं ऑन द बोर्ड, वापस देखो, क्या ये फ्रक्टोज का बेस है? और हमने पढ़ा है कि बेसिक मीडियम में टॉटोमर भी पॉसिबल है, पढ़ा है ना? टॉटोमर एसिडिक में भी होता है, बेसिक में भी होता है। तो यहां पे सबसे पहले टॉटोमर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉटोमर होता है। टॉटोमर कैसे होगा? ये वाला डबल बॉन्ड यहां और ये वाला हाइड्रोजन यहां, ऐसे ही होता है। 2 3 का बॉन्ड 1 2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 पे, ठीक है। तो 2 3 का 1 2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 पे, टॉटोमर हो गया। क्या टॉटोमर होने के बाद ये इन डाइऑल बन रहा है क्या? भाई इन और 2 OH बन रहा है क्या? इन डाइऑल। वैसे क्या बनता है? इनॉल, बट अभी क्या बन रहा है? इन डाइऑल। एक और चीज, क्या अभी और टॉटोमर पॉसिबल है क्या? देखो जरा बोर्ड पे, क्या फर्दर और टॉटोमर पॉसिबल है? बिल्कुल। तो 1 2 का बॉन्ड कहां चला जाएगा? 2 3 में, और 3 का हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? 1 पे। तो देखिए ये बन गया, टॉटोमर हो गया। तो जब ये बना, क्या मेरे भाई ये ग्लूकोज बन चुका है? जब ये बना तो क्या ग्लूकोज बन चुका है? फर्दर
क्या हम एपीमर बना देंगे C2 पे तो क्या मैनोज बन जाएगा? अब देखिए ध्यान से होता क्या है, फ्रक्टोज जो है वो टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है। फ्रक्टोज वैसे तो आपको टॉलेंस का टेस्ट नहीं देना चाहिए था क्योंकि कीटोन है, बट फ्रक्टोज बेसिक मीडियम में क्या हो जा रहा है? ग्लूकोज बन जा रहा है। फ्रक्टोज बेसिक मीडियम में क्या हो जा रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। और ग्लूकोज क्या दे देता है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या टॉलेंस दे देगा? बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज में ओरिजिनली देखने से क्या लग रहा है कि कीटोन ग्रुप है, ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, है ना? बट फ्रक्टोज बेसिक मीडियम में क्या वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले इन डायोल बनेगा, इन डायोल का फर्दर टॉटोमर होगा और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या टॉलेंट देता है? देता है। वही लिखा हुआ है, सबसे पहले इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज होता है, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज हो गया, फिर फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड, फिर बेस डालोगे तो बेटा ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज, यही पूछा हुआ सवाल है। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज क्या क्या एग्जिस्ट करता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या बेटा? इंडायोल भी एग्जिस्ट करेगा, ग्लूकोज भी एग्जिस्ट करेगा, मैनोज भी एग्जिस्ट करेगा। ये थोड़ी देर के लिए बनता है और वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका नाम भूल जाओ। क्या क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज तो होता ही है, और मैनोज भी होता है। OH माइनस बेसिक सॉल्यूशन में फ्रुक्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड फर्दर एपीमर बन के आपके पास मैनोज भी बन जाता है। तो ये याद रखने का एक लाइन का है कि बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज का क्या होगा, तो तीनों बनेगा, फ्रक्टोज फ्रक्टोज भी रहेगा, फ्रक्टोज ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होगा और मैनोज भी बनेगा। ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, और ये ना भूल जाइएगा, इसका सोचो इतना बड़ा नाम है ये, लॉबरी डी ब्रुवेन वैन आइंस्टीन रीअरेंजमेंट, समझ गए? इसलिए भूल जाइए, इसीलिए बोला था। ठीक है, ये एक 4-5 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको प्रूव किया था। फिर से बेटा अगले साल फिर से आना, यहां आओ, बोर्ड पे देखो। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ध्यान से। अब टॉलेंस और फेहलिंग और बेनेडिक्ट, क्या ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है? देखिए ये आपके सामने ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ग्लूकोज यहां लिखा हुआ है। भाई ये जो OH 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 रिपीटिंग है ना, होल 4 कर दिया, ठीक हो गया। चलिए अब देखोगे आप टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट क्या ये एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड है क्या उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टॉलेन ऑक्सीडाइज करके देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दिया। जो ये बनाया इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड है। और सिल्वर क्या बना देगा? प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर। भाई फेहलिंग सॉल्यूशन दोगे तो क्या फिर से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर से ग्लूकोनिक एसिड, लेकिन इस बार क्या रेड ब्राउन पीपीटी बनता है? इस बार रेड ब्राउन पीपीटी बनता है, Cu2O का रेड ब्राउन पीपीटी। Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या फिर से Br2 वाटर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर से ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। आप देखो HNO3 बनाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट, HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है बेटा? सबसे ऊपर वाले को भी और सबसे नीचे वाले को, दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। ये याद रखने का चीज है, सैकरिक एसिड बोलते हैं या ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड के नाम से ज्यादा फेमस है। HNO3 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, और फर्दर आपके पास ये बन जाएगा ग्लूकैरिक एसिड। तो टॉलेन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट, इन सब में ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। Br2 वाटर ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, बट HNO3 इन तीनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऑक्सीडाइज करता है और ग्लूकैरिक एसिड बनाता है। ठीक है, फ्रक्टोज की रिएक्शन Br2 वाटर से नहीं होती है। फ्रक्टोज की रिएक्शन क्या टॉलेन से होगी या नहीं होगी? अरे अभी बताया होगी यार। क्या वो फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक मीडियम में? तो फ्रक्टोज की टॉलेन से रिएजेंट होगा, टॉलेन से रिएक्शन होगा, फ्रक्टोज का फेहलिंग से भी होगा, फ्रक्टोज का बेनेडिक्ट से भी होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में होगा, लेकिन Br2 वाटर से नहीं होगा, HNO3 से नहीं होगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, अब देखोगे यहां पे रिडक्शन। क्या हमने दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा हुआ है? ये कुछ नहीं देखता है, एल्केन बना देता है। क्या 6 कार्बन है, क्या 6 का एल्केन बना देगा? बढ़िया भाई। सोडियम अमलगम, एक हमने बीबी रिडक्शन भी पढ़ा था, ठीक है ना, अल्कोहलिक इथेनॉल के प्रेजेंस में सोडियम ETOH है ना, सेम सोडियम अमलगम भी काम करता है।
जो बीबी रिडक्शन का काम है रिडक्शन करना, इसका भी काम है सेम रिडक्शन करना। सोडियम इथेनॉल या सोडियम अमलगम दोनों रिड्यूस करता है। और देखो रिड्यूस करके आपके सामने एल्डिहाइड को क्या किया, अल्कोहल, और बाकी एज इट इज था। क्या सारे अल्कोहल बन गए? क्या सारे अल्कोहल बन गए? जब सारे अल्कोहल बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्लूसीटॉल। ग्लूसीटॉल या फिर सॉर्बिटॉल। क्या अजीब अजीब सा नाम है, लेकिन आप लोगों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग तो यार ये नाम ही तो याद करते हो। चलो, ग्लूकोज में रेड फास्फोरस एच देंगे तो एन हेक्सेन बनेगा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट, आप देखोगे यहां पे हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराएं तो यार हमने अमीन की रिएक्शन तो पढ़ा हुआ है, वाटर रिलीज कराना होता है। तो देखोगे क्या यहां से H2 रिलीज होगा और यहां से O रिलीज होगा, तो क्या ये C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा? देखो C डबल बॉन्ड NOH बन गया। ये जो C डबल बॉन्ड NOH बना है, क्या ये ग्लूको ऑक्साइम बोलते हैं? C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइम बोलते हैं, ग्लूकोज ऑक्साइम। सिमिलरली क्या ये मेरे भाई सियानोहाइड्रीन बन रहा है? याद है एल्डिहाइड कीटोन में CN माइनस अटैक कराते थे, तो सियानो, क्या ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और क्या CN ऐड हो जाएगा? तो यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और CN ऐड हो गया। क्या आपके सामने ग्लूकोज का सियानोहाइड्रीन बन गया है? तो ये आपका पढ़ा हुआ रिएक्शन है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, CN जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड यहां पे वाटर रिलीज होगा, NOH बन जाएगा। नेक्स्ट, मान लो आपके पास ये रिएक्शन हो एसिटाइलेशन। क्या हमने पढ़ा हुआ है एसिटाइलेशन? एसिटाइल ग्रुप सिंपली ऐड हो जाता है। यहां पे आप देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। हमने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल और एनहाइड्राइड, अल्कोहल और एनहाइड्राइड क्या आपस में कंबाइन होते हैं और एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो जितने भी अल्कोहल वाले हैं देखोगे क्या सब जगह बेटा एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया। H हट जाएगा, एसिटाइल ग्रुप हट गया, H हट गया, एसिटाइल ग्रुप उड़ गया। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा। अल्कोहल का जो है वो H निकलता है और एसिटिक एसिड बना देगा। फिर से सुनिए, अल्कोहल का जो H है वो एसिटिक एसिड बना देगा और बाकी का एसिटाइल इस ऑक्सीजन से लग जाएगा, बाकी का ऑक्सीटाइल इस ऑक्सीजन से लग जाएगा। तो दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। एसिटाइल ग्रुप सीधा आके कंबाइन हो जाता है और रिमेनिंग एसिटिक एसिड बनाएगा। क्या अगर CH3COOCl लिया हो, क्या अगर CH3COOCl लिया हो तो क्या HCl निकलेगा? इस बार यहां से भी HCl निकलेगा। क्या फिर से सेम बनेगा पेंटा एसिटेट? पांचों कार्बन पे एसिटाइल जुड़ गया, पेंटा एसिटेट। दिस इज एसिटाइलेशन। ये ध्यान रखना है, मुझे पता है शांत ये शिफ्ट से टेस्ट नहीं देता है, NaHSO3 का टेस्ट नहीं देगा और ब्रैडी रिएजेंट 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देगा। ग्लूकोज में ये तीनों टेस्ट आपके पास नहीं होंगे। नो टेस्ट विद दिस रिएजेंट। अब यहां देखो क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखो बोर्ड पे। हाँ मुझे पता है टाइम हो गया, शांत। आप देखो इन दिस गिवन रिएक्शन वैल्यू ऑफ N कैलकुलेट करना है। अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आए, कैसे करोगे, अटेम्प्ट कैसे करोगे? तो देखो अभी हमने पढ़ा कि भाई ग्लूकोज की रिएक्शन आप करा रहे हो फिनाइल हाइड्राजीन से, तो हमने पढ़ा है फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करके फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। ये देखो NH2OH था तो क्या बन गया आपके सामने, ऑक्साइम। अगर NH2NH2PH कर दें तो क्या यहां पे NH2NH2PH लग जाएगा? आइए बोर्ड पे। बेटा पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो सीधा बाहर जाइए उधर से, आवाज मत करिए। बोर्ड पे देखो, यहां पे अगर मान लो 3 मोल आपके पास फिनाइल हाइड्राजीन दिया गया है, तो यहां से आप H2 निकालोगे और यहां से O निकालोगे, क्या वाटर निकलेगा? अमाइन की हर रिएक्शन में हमने वाटर या HCl ही निकाला है, यहां पे वाटर निकलेगा। तो O निकल गया, H2 निकल गया। अब देखो क्या N इसके साथ डबल बॉन्ड में कंबाइन होगा? तो देखिए NNHPH, देखिए NNHPH कंबाइन हो गया। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है ये ऑक्सीडाइज भी तो करेगा, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। तो क्या ये नीचे वाला जो है इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडाइज कर दिया? भाई देखो यहां पे पहले वाले में रिएक्शन हो गया, यहां से डबल बॉन्ड NH वाटर निकल गया। दूसरे वाला में क्या ये जब ऊपर वाले को वाटर निकाल रहा था, दूसरे वाले को क्या किया इसने, ऑक्सीडाइज करके क्या अब फिर वाटर निकलेगा H2O यहां से, और H2OH निकलेगा तो क्या फिर 2 बार लगेगा? अब आपका मानना था कि सर इसमें हमने वाटर निकाल दिया,
इसको हमने ऑक्सीडाइज करके वाटर निकाल दिया, तो भाई नीचे भी तो OH है, वो भी तो ऑक्सीडाइज होकर वाटर निकलना चाहिए। देखिए यहां पे हमने वाटर निकाल दिया, दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करके वाटर निकाल दिया, ये भी तो OH है, यहां भी तो ऑक्सीडाइज होकर वाटर निकलना चाहिए, ये भी तो OH है, यहां भी तो ऑक्सीडाइज होकर वाटर निकलना चाहिए। तो बेटा दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रीजन स्टीरिक हिंड्रेंस, दो से ज्यादा नहीं होता है ऑक्सीडेशन, रीजन यहां पे है मेरे भाई स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो कितना निकलेगा, अब कितना रिएक्शन होगा ध्यान से देखिएगा। जब भी हाइड्राजीन की रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट देख लो, आपको प्रोडक्ट आपको लिख के दिया होगा और पूछेगा कितने मोल कंज्यूम हुए हैं, तो जितने भी मोल हाइड्राजीन है ना उससे एक ज्यादा कंज्यूम होगा। जितने भी मोल हाइड्राजीन की रिएक्शन दिख रही है उससे एक ज्यादा कंज्यूम होगा। कैसे? पहला वाला मोल ने तो हाइड्राजोन बना दिया, पहले वाले मोल ने हाइड्राजोन बना दिया, जो बीच का मोल है क्या वो ऑक्सीडाइज करने में काम आ रहा है? बीच का मोल है वो ऑक्सीडाइज करेगा फिर फिनाइल हाइड्रोजन बनाएगा। तो डायरेक्टली फिनाइल हाइड्रोजन नहीं बन रहा है, पहले वाले में डायरेक्टली फिनाइल हाइड्रोजन बन गया, जो बीच वाला है क्या इसको ऑक्सीडाइज करेगा दूसरा मोल, और फिर तीसरा मोल जो है वो फिनाइल हाइड्रोजन बनाएगा। तो प्रोडक्ट में देखिए जितने फिनाइल हाइड्रोजन बने हुए हैं उससे एक ज्यादा कंज्यूम होगा। तो यहां पे अगर दो फिनाइल हाइड्रोजन बने हुए हैं तो तीन आपके पास रिएक्टेंट काम में आएगा। नेक्स्ट, अब देखोगे आपके पास मान लो ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सेम ओसा जोन, कौन से क्या कौन सेम ओसा जोन देगा? तो अब देखिएगा ये जो बना है फिनाइल हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं? ओसा जोन। ओसा जोन में क्या ऊपर के दो कार्बन में ही हो रहा है, नीचे के चार कार्बन सेम है? भाई ऊपर के दो कार्बन में ही रिएक्शन हो रहा है, नीचे के चार कार्बन सेम है, तो सेम ओसा जोन कौन देगा? जिसके नीचे के चारों सेम हो। भाई ऊपर वाले में तो ओसा जोन रिएक्शन कर जाएगा, अगर नीचे के चारों सेम हो जाएं तो क्या वो सेम ओसा जोन दे देगा? तो देखिए नीचे के चारों सेम होने चाहिए। क्या आपको दिखने में आ रहा है ग्लूकोज में नीचे के चारों सेम है, मैनोज में नीचे के चारों सेम है, फ्रक्टोज में सेम है, लेकिन क्या ये एपीमर C4 पे बनता है? नीचे वाले पे ये चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। फिर से देखिएगा नीचे के चारों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए सेम है। नीचे के चारों सेम हो तो सेम ओसा जोन देगा, क्योंकि ऊपर वाले इस पे क्या बना लेगा? फिनाइल हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा? फिनाइल हाइड्रोजन। सिमिलरली फिनाइल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज करके फिनाइल हाइड्रोजन। लेकिन क्या यहां पे नीचे के चारों सेम है या बदल गया? बदल गया ना। क्या C4 पे एपीमर हो जाता है ना, वो C4 पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है ना गैलेक्टोज में। तो इन तीनों का ओसा जोन सेम आएगा। ओसा जोन किसका सेम आता है? ओसा जोन का मतलब ध्यान रखिए, ग्लूकोज में ऊपर से दोनों कार्बन पे फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा, ऊपर से दोनों कार्बन पे फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओसा जोन। और ओसा जोन सेम किसका बनेगा? जिसका ये चार सेम हो, जिसके नीचे के चार सेम हो। ये दोनों तो रिएक्शन ही कर रहा है, तो नीचे के चार सेम हो, ऊपर वाले दोनों रिएक्शन कर जाएं, वो सेम ओसा जोन देंगे। अब है आपके पास ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जितने थे वो फिनिश हो गए। ओलिगोसैकेराइड में मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया है कि 8 से 10 के आसपास मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस करे। यहां पे 8 से 10 लिखने का मतलब था कि वहां तक मैक्सिमम बनेगा, 8 9 10 मैक्सिमम बनता है। तो लिखिएगा यील्ड 2 to 10, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। 8 10 मतलब मैंने ये बोला था कि मैक्सिमम उतना बनेगा, 8 9 10 बनेगा। तो 2 से लेकर के 10 तक कुछ भी बना सकता है, 3 मॉलिक्यूल जनरेट कर सकता है, 4 5 6 7 8 9 10। आपके सिलेबस में कौन से ओलिगोसैकेराइड पढ़ने हैं जो 2 बनाते हैं, सबसे मिनिमम वाले? आपके सिलेबस में केवल 2 वाले समझ रहे हैं, तो डाइसैकेराइड आपको पढ़ना है। मोनोसैकेराइड आपने पढ़ लिया अभी तक, अब डाइसैकेराइड पढ़ना है, यानी कि जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 कार्बोहाइड्रेट जनरेट करे। ऐसे 2 ही हैं, पहला है बेटा आपके पास माल्टोज और दूसरा है आपके सामने सक्रोज। माल्टोज में दोनों कौन से बनते हैं? सेम, ग्लूकोज ग्लूकोज। और इसकी हाइड्रोलिसिस पे दोनों क्या बनते हैं? अलग अलग, ग्लूकोज फ्रक्टोज। एक में बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज, दूसरे में बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब देखो सुक्रोज की बात करते हैं। ठीक है, तुम्हारा तो दम टूट गया वैसे लग रहा है मुझे, है ना? चलो एक काम करते हैं,
कल एक क्लास आपकी लेता हूं मैं, किसी एक की, कोई एक की क्लास लेता हूं, किसी की भी ले लूंगा, ठीक है। कल पढ़ाता हूं, बाकी का काम करवा लेता हूं।